नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। शहीद दिवस के मौके पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, बीते 7 सालों में 225 से अधिक प्रतिमाओं को लाया गया भारत। बीरभूम हिंसा पर जताई चिंता। बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में 22 लोग गिरफ्तार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया स्वतः संज्ञान। कल दोपहर 2 बजे तक मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री का दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश। बीजेपी ने ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के बजट और अनुपूरक मांगों को संसद से मंजूरी। वित्त मंत्री ने कहा, नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रस्तावों से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। सरकार का 2025 तक देश में 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार संभाली उत्तराखंड की कमान। 8 मंत्रियों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। निर्यात के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी। सालाना 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय समय से 9 दिन पहले हासिल। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के सफर में अहम पड़ाव। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में पद्म सम्मान से अलंकृत विभूतियों के 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने पद्म पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं को संविधान की प्रति भेंट की। साथ ही उनके उत्कृष्ट कार्यों को उल्लेखित करती पुस्तिका का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि विभूतियों द्वारा साझा किए गए अनुभव माननीय सांसदों को जनता की सेवा में अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने को प्रेरित करेंगे। आज़ादी के हम 75 वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही संकल्प लिया है कि देश की करोड़ों जनता इसी तरीके से अपने देश के प्रति समर्पित भाव से, कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से काम करेंगे, सामूहिकता से काम करेंगे, तो हम बहुत जल्दी भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा निर्मित भारत की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी 03 लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये मोबाइल लैब वायरल संक्रमण के परीक्षण में सक्षम है और इससे भविष्य में वायरल संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। तेलंगाना के सिकंदराबाद जिले के भोईगुड़ा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। घटना के समय बिहार के 11 श्रमिक गोदाम के ऊपर बने एक कमरे में सो रहे थे। फिलहाल आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और इस मामले में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और 19 लोगों को दोषी करार दिया जा चुका है। कोरोना वायरस संक्रमण से लगातार कम होते मामले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री ने करीब 2 साल बाद 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे। पिछले 7 हफ्तों में नए मामलों की संख्या में भारी गिरावट आई है। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में 2 पहिया विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प के नए परिसरों पर छापेमारी की है। हीरो मोटोकॉर्प समूह के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन मुंजाल और दूसरे प्रवर्तकों के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर छापे मारे गए हैं। छापे की ये कार्रवाई गुरुग्राम, दिल्ली और दूसरे शहरों में स्थित परिसरों पर की जा रही है।
चीन में हादसे का शिकार हुए विमान के 2 ब्लैक बॉक्स में से एक बेहद क्षतिग्रस्त हालत में मिला है। रिकॉर्डर इतना क्षतिग्रस्त है कि पता नहीं चल पा रहा कि ये फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है या कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर। चीन की कुनमिंग शहर से गुआंगजू जा रहा चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के रूप में अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीतने के 2 महीने के अंदर टेनिस से संन्यास ले लिया। बार्टी की उम्र केवल 25 वर्ष है और उन्होंने विश्व में नंबर 1 स्थान पर रहते हुए ये फैसला करके सबको चौंका दिया। इंस्टाग्राम पर 6 मिनट का वीडियो डालकर उन्होंने इसकी घोषणा की। मुंबई में शनिवार से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग में इस साल दर्शक स्टेडियम में बैठकर मैच का आनंद ले सकेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्टेडियम की कुल क्षमता के 25% दर्शकों को प्रवेश की अनुमति मिल गई है। इस बार आईपीएल के सभी मैच मुंबई, नवी मुंबई और पुणे के स्टेडियमों में खेले जाएंगे। इस बार कुल 74 मैच होंगे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की एकता, अखंडता आज भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। देश की एकता, अखंडता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। प्रधानमंत्री ने शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करके मौके पर बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के इसी ऐतिहासिक कालखंड में शहीद दिवस पर विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी का लोकार्पण हुआ है। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत जिस भी ऊंचाई पर होगा वो आज के युवाओं के दम पर ही होगा। इसलिए आज के युवाओं के जीवन का बड़ा लक्ष्य नए भारत के निर्माण में अपना योगदान होना चाहिए। नई दीर्घा में स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनका सशस्त्र प्रतिरोध दर्शाया गया। इस नई दीर्घा का मकसद उन घटनाक्रमों को दिखाना है जिसकी वजह से 1947 में देश को स्वतंत्रता हासिल हुई। भारत को गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड से आजादी 3 धाराओं के संयुक्त प्रयासों से मिली थी। एक धारा थी क्रांति की, दूसरी धारा सत्याग्रह की और तीसरी धारा थी जन जागृति और रचनात्मक कामों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख जताया है और पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पश्चिम बंगाल सरकार दोषियों को जरूर सजा दिलवाएगी। बीरभूम में घरों में आगजनी से 2 बच्चों समेत कुल 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। इस बीच आज लोकसभा में भी बीरभूम हिंसा का मामला उठा। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने इस विषय को उठाया और राज्य में कानून और व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से संविधान के उचित अनुच्छेद के तहत हस्तक्षेप करने की मांग की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा का आज स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रामपुर हाट का दौरा किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है, वह गृह मंत्री के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रही हैं। ऐसे में उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के बीरभूम जिले में हुई मौत के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने विपक्ष पर साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना को किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। रामपुर हाट शहर के बाहरी इलाके में स्थित बोगतुई गांव में हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपी गांव से भाग गए हैं, जिसकी तलाश की जा रही है।
वहीं फॉरेंसिक की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही घटना की जांच के लिए सीआईडी ज्ञानवंत सिंह की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यहां टीएमसी नेता की कथित हत्या के बाद हुई हिंसा में 2 बच्चों समेत कुल 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है तथा निवेश के लिए माहौल बना है। जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास की बाधाओं को दूर किया गया है। वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर के बजट और उससे संबंधित अनुदान की अनुपूरक मांगों पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया। भेदभाव वाले 250 कानून रद्द किए गए और 137 कानूनों में संशोधन किया गया है। जम्मू कश्मीर के निवासियों तक न्याय पहुंचा, लोकतंत्र पहुंचा और आर्थिक विकास पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में निवेश को आकर्षित करने और सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए प्रयास लगातार जारी है। संसद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 1.42 लाख करोड़ रुपए के बजट और विनियोग विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने आज इन्हें चर्चा के बाद ध्वनि मत से लौटा दिया। लोकसभा इसे 14 मार्च को ही मंजूरी दे चुकी है। So I just would want to place this to say, with these kind of containments very clearly happening, the environment for normalcy and also for attracting investments are happening. Benefits must reach those sections which have been very much denied of so much of socio-economic developments and benefits. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार ने 2025 तक देश में 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य तय किया है। 2022-23 में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की अनुदान मांग पर लोकसभा में सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा जो पहले कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित थी, उसके दरवाजे अब सभी के लिए खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं को ले जाने के लिए आने वाले वर्षों में मालवाहक उड़ानों की संख्या में 30% की वृद्धि कर 133 कर दी जाएगी। देश में 2 नई एयरलाइंस जेट और आकांक्षा शुरू होने जा रही है और 2025 तक देश में 42 नए ब्राउनफील्ड और 3 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे। हमारा ये संकल्प है कि ये जो 140 का आंकड़ा आज है, 2025 तक इस आंकड़े को हम 220 तक ले जाकर आपके समक्ष रखेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। निवेश के लिए 470 करोड़ रुपए निवेश का भाग है और जब हमने वित्त मंत्रालय को दिखाया कि हमारी क्षमता ज्यादा है खर्च करने के लिए, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट में वो 600 करोड़ को बढ़ाकर उन्होंने 994 करोड़ किया, मतलब 66% वृद्धि की। भारत और ग्रीस के बीच बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता के लिए ग्रीस के रेटिफिकेशन का स्वागत किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेडियास से आज हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। बाद में दोनों की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और ग्रीस के बीच माइग्रेशन, मोबिलिटी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर समझौता हुआ। पिछले साल जून में विदेश मंत्री एस जयशंकर एथेंस यात्रा पर गए थे। भारत और ग्रीस के बीच हजारों सालों से मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंध है। अपनी यात्रा के दौरान ग्रीस के विदेश मंत्री ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने वाले पुष्कर सिंह धामी ने आज दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ 8 कैबिनेट मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य पूर्ववर्ती सरकारों का भी हिस्सा रहे हैं। मंत्रिमंडल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत 3 नए चेहरों को भी जगह दी गई है।
मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले 2 नए चेहरे सौरभ बहुगुणा और चंदन रामदास हैं। प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्तासीन हुई बीजेपी के साथ ही धामी ने भी लगातार दूसरे कार्यकाल की बागडोर संभालकर इतिहास रचा है। प्रदेश के गठन के 2 दशक से भी अधिक समय में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उत्तराखंड की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, पहले कभी ये योजनाएं चली नहीं है, उन योजनाओं को सीधे सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन बनकर राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षण संस्थानों से कहा है कि वे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाएं। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की वार्षिक बैठक का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय अनुसंधान नीति विकास और सतत विकास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और इस संबंध में जागरूकता लाने के लिए समाजों की भागीदारी जैसे उपायों के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गरीबी तथा निरक्षरता जैसी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता पर बल देते हुए सिविल सोसाइटी और शैक्षिक संस्थाओं सहित सभी हितधारकों से संयुक्त प्रयास करने को कहा। Is of critical importance. Primary, secondary and higher education institutions need to be consciously adopt practices that lead to the achievement of SDGs. Colleges and universities have a bigger role to play in this regard. It's very key for this achieving these goals. They can contribute in a number of ways such as research, policy development and engagement with societies for creating awareness and effective implementation of sustainable development strategies. और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही बताएंगे भारत ने आर्थिक क्षेत्र में कौन सा नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजरात के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कल राज्य विधानसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति शुक्रवार को कोविंद जामनगर में एक समारोह में भारतीय नौसेना के जहाज INS वल्सुरा को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज डल झील के करीब स्प्रिंग रन फॉर ड्रग फ्री श्रीनगर को हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में हजारों युवाओं ने भाग लिया और नशा मुक्ति का संकल्प लिया। दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का शुभारंभ हो गया है। उन्होंने कहा है कि 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी से आर्थिक विकास बाधित हुआ, जिसकी वजह से GDP में महज 50% की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने निवास स्थान पर हरीश चंद्र मिश्रा को लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद दिवस पर खटकर कला में शहीद भगत सिंह संग्रहालय और स्मारक में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का नंबर जारी किया और रिश्वतखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल आयु वर्ग के किशोरों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में इसकी शुरुआत करते हुए लोगों से आगे आकर टीकाकरण कराने की अपील की। प्रदेश में इस आयु वर्ग के करीब 30 लाख बच्चे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर के ठोस कचरे के परिवहन हेतु शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत खरीदे गए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि शिमला के समग्र विकास के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण अंडमान एवं निकोबार में हुआ। अधिकारियों के अनुसार बढ़ी हुई रेंज की इस मिसाइल ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया।
उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है। इस बार 51,92,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की ही परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। असम स्टेट जू कम बोटेनिकल गार्डन में विश्व स्तर पर लुप्तप्राय व्हाइट विंग वुड डक के 2 जोड़े चेकिया से लाए गए हैं। अभी व्हाइट विंग वुड डक के दोनों जोड़ों को 45 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है। अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। भारत ने $400 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। ये अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। निर्यात का ये लक्ष्य तय समय से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया। इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने व्यापारिक निर्यात में $400 बिलियन को पार किया है। A very important milestone in our journey towards Atmanirbhar Bharat, a country which is self-confident, which provides for its needs, where people respect domestically made products, but we are able to work with the rest of the world from a position of strength. We are able to take on challenges of all sorts, compete on our quality, compete on the strength of our innovative products that we make. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्पाद निर्यात का $400 अरब का लक्ष्य हासिल करने में मिली कामयाबी की तारीफ करते हुए कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में यह एक अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पहली बार $400 अरब के उत्पाद निर्यात का मुकाम हासिल किया है। उन्होंने इस सफलता पर किसानों, कारीगरों, MSME विनिर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अपने सफर में यह एक अहम पड़ाव है। यूक्रेन पर रूसी सैन्य बलों के हमले जारी हैं। रूसी सेना ने कीव समेत कई शहरों पर भारी बमबारी की है। इस बीच रूसी सैन्य बलों ने चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक नई प्रयोगशाला को नष्ट कर दिया है, जो दूसरी चीजों के अलावा रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन में सुधार करने के लिए काम करती थी। युद्ध की शुरुआत में ही रूसी सेना ने इस बंद पड़े संयंत्र को कब्जे में ले लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप की अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें नाटो के एक आपात सम्मेलन में भाग लेना, यूरोपीय संघ के नेताओं को संबोधित करना और G7 नेताओं के साथ बैठक करना शामिल है। जो बाइडेन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर यूरोप पहुंचकर संयुक्त मोर्चे का प्रदर्शन करेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे। वो G7 नेताओं के साथ बैठक करेंगे और यूरोपीय परिषद के सत्र के दौरान 27 सदस्यीय EU के नेताओं को संबोधित करेंगे। वे यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के अगले चरण को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। जो बाइडेन ब्रसेल्स से पोलैंड रवाना होंगे, जहां वो नाटो क्षेत्र की रक्षा में मदद कर रहे अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात करेंगे। वो मानवीय सहायता में शामिल विशेषज्ञों से मिलेंगे। साथ ही जो बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा के साथ द्विपक्षीय बैठक में बात करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने राम मनोहर लोहिया की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। राष्ट्र के प्रति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सेवाओं के सम्मान स्वरूप उनके चित्र का अनावरण तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 31 मई 1991 को किया था। देश आज अपने महान स्वाधीनता सेनानी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी याद कर रहा है। संसद के दोनों सदनों में प्राणों का बलिदान देने वाले महान स्वाधीनता सेनानी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सदस्यों ने इन शूरवीर शहीदों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि देश के लिए मर मिटने का उनका जज्बा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दी थी। इसलिए उनकी शहादत को नमन करने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
श्रीनगर में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं डल झील के किनारे स्थित ट्यूलिप गार्डन की तस्वीरों के साथ। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।